Hello students, this is Priyanka and welcome to the channel. If you like my videos, please like and subscribe the channel. In this lecture, I am going to proceed towards Dalton's atomic theory. तो डाल्टन ने क्या बोला था एटम के नेचर के बारे में, उन्होंने क्या देखा, क्या परखा और उसके बारे में क्या उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या एटम के बारे में बताया, ये सारी बातें उन्होंने अपने थ्योरी में रखा था, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के रूप में उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या है डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। तो इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या था एटम के बारे में, कि इन्होंने एटम को क्या माना था, इनडिविजिबल, यानी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी मैटर का जिसका कि फर्दर सब डिविजन पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारी बात उन्होंने किया, वो सारा जो है हम लोग नेक्स्ट ये इस थ्योरी में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे। जैसे DAT, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, शॉर्ट में लिख रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उन्होंने क्या बोला था, हिज मेन कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन एटम्स का इनडिविजिबिलिटी। तो डाल्टन्स कॉन्सेप्ट वाज रिलेटेड विथ डाल्टन्स कॉन्सेप्ट वाज रिलेटेड विथ indivisibility of atoms, indivisibility of atoms, ठीक है। तो एटम क्या है, इंडिविजिबल है। तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम्स एंड द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज। मेन पॉइंट कौन कौन सा है, तो फर्स्ट उन्होंने क्या बोला, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एटम को जो है हम लोग फर्दर सब डिवाइड जो है नहीं कर सकते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको कि फर्दर सब डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जितना भी एटम्स होता है किसी एलिमेंट का, वो सारे रेस्पेक्ट में क्या होता है, वो आइडेंटिकल होता है। तो ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। सारे रिस्पेक्ट में क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सारे बेस पे क्या होता है, वो आइडेंटिकल होता है। यानी कि जितना भी जो भी एलिमेंट का पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम होगा, वो उसका मास सेम होगा, साइज आइडेंटिकल होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी समान होगा, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट उनका क्या था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, that is mass, size and chemical properties, ठीक है। ये क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि दूसरे एलिमेंट का जो भी एटम होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट उन्होंने क्या बोला था कि एटम को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फोर्थ पोस्टुलेट क्या था, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed।
एटम को ना ही हम लोग बना सकते हैं यानी क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट जो उनका था कि डिफरेंट एलिमेंट जो है, डिफरेंट एलिमेंट का एटम जो है कंबाइन करते हैं वो किस रेशियो में, सिंपल रेशियो में, टू फॉर्म कंपाउंड्स। यानी कि देखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट will combine in a simple whole number ratio, simple whole number ratio to form compound। कंपाउंड के फॉर्मेशन में क्या होता है, एटम्स जो है हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम लोग जो है लेंगे, अगर मैग्नीशियम ले रहे हैं और इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। अब जो है यहाँ पे देखिए, इसको पहले बैलेंस कर लो इक्वेशन को, 2 यहाँ पे भी 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 एटम है किसका, मैग्नीशियम का, एक मॉलिक्यूल है किसका, ऑक्सीजन का, यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितना है, 2 एटम है ऑक्सीजन का, और वो फॉर्म कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये जो है एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, सिंपल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट का एटम जो है कंबाइन कर रहे हैं किसमें, सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है। तो ये जो है इनका रेशियो बिल्कुल क्या है, सिंपल है और होल नंबर में है। ये है 2, और अगर एटम की बात करेंगे तो 2:2 है, और अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसमें देखिए, इसमें भी एटम्स क्या है, 2 है एटम्स है, और ये अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल है। तो 2:2 और फॉर्मेशन कर रहा है 2 का। तो देख रहे हो बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, वही उनका फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था, सिक्स्थ पोस्टुलेट जो था वो था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। यानी कि एक ही एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट अगर डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करेगा, ठीक है, तो डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन वो करेगा। सिक्स्थ पोस्टुलेट उनका क्या था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन combine in more than 1 ratio, more than 1 ratio to form more than 1 compound। ठीक है, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो, एक से ज्यादा रेशियो में अगर कंबाइन करेगा तो एक से ज्यादा कंपाउंड का वो फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पे ऐसे हवा में बात उड़ जाएगी, एग्जाम्पल देख लोगे सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा, एक तो वाटर बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। पहला वाटर, दूसरा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें है, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो और इसमें भी हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन एक क्या है, ऑक्सीजन है। इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ही क्या है, ऑक्सीजन है। दैट इज सिंपल, इसका रेशियो क्या आ रहा है, 1:1। यानी कि देख रहे हैं सेम ही एलिमेंट है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन अगर डिफरेंट रेशियो में कंबाइन कर रहा है तो डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक तो है वाटर बना रहा है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। 1:1 के रेशियो में अगर कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, एंड 2:1 के रेशियो में अगर कंबाइन करेगा तो ये वाटर बनाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन को इसी तरह से देख लेते हैं, ये मिलकर क्या बनाएगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। इसमें देख रहे हो कार्बन इज टू ऑक्सीजन, ये कार्बन इज टू ऑक्सीजन, कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 और इसमें 1:1। तो देख रहे हो यहाँ पे जैसे ही रेशियो चेंज हुआ, रेशियो चेंज्ड
कंपाउंड चेंज। ठीक है, जैसे ही रेशियो चेंज हुआ कंपाउंड भी चेंज हो गया। तो वही ये बोल रहा है, स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अब जो है हमारा अगला जो पोस्टुलेट है वो 7th है, और 7th पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बोला डाल्टन ने कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या है कि एटम का या तो कॉम्बिनेशन या फिर सेपरेशन या फिर रीअरेंजमेंट ही पॉसिबल है टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, तो इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन only combination separation and rearrangement combination, separation and rearrangement of atoms are possible to form प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, तो क्या क्या पॉसिबल है, तो या तो एटम्स जो है कंबाइन करेंगे या फिर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट कर जाएंगे, या फिर उनका रीअरेंजमेंट होगा, यानी कि इधर उधर है तो उनको एक जगह पे वो रीअरेंज कर दिया जाएगा। तो यही पॉसिबल है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो ये है उनका पोस्टुलेट डाल्टन का, जो उन्होंने स्टडी किया था एटम के बारे में, उसके अकॉर्डिंग। अब जो है वो इनके ये मैं पहले ही बता रखी हूँ कि डाल्टन जो थे वो पहला ऐसा साइंटिस्ट थे कि एटम के बारे में स्टडी करने के लिए उन्होंने अपना जो है कदम रखा बोल सकते हो, या फिर इन्होंने पहली बार मतलब कि फर्स्ट जो है ये कंसीडर किया कि एटम भी कोई चीज है और उसके बारे में भी स्टडी करनी चाहिए हमको। ठीक है, और जो उन्होंने देखा उसके अकॉर्डिंग, जो भी पोस्टुलेट आपने देखा उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एटम के बारे में इन्होंने जो पोस्टुलेट दिया वो आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इनके बाद, ये तो पहला इनिशिएटिव इन्हीं का था, लेकिन इनके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इनके ऊपर, इस यानी कि एटम के ऊपर जो है स्टडी किए, और उन्होंने बहुत सारा ड्रॉबैक्स उनमें निकाले कि आपने ये बोला था ये गलत है, ये बोला था ये गलत है। तो वो सबको हम लोग इनके ड्रॉबैक्स यानी कि डाल्टन के ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अब जो है इनका अधिकतर जो है मैक्सिमम इनका जो पोस्टुलेट था वो फेल ही कर गया, लेकिन फिर भी हम इनके पोस्टुलेट्स को पढ़ते हैं। क्यों जरूरी है इनके पोस्टुलेट को पढ़ना? तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे इनका पहला इनिशिएटिव था, पहला साइंटिस्ट जो थे जो एटम के स्टडी के बारे में जो है वो दूसरे के कान में या दूसरे के दिमाग में ये डाले कि एटम भी कोई चीज है और इसका स्टडी करना जरूरी है। तो इनका क्योंकि पहला कदम था एटम के स्टडी के बारे में, एटम के ऊपर स्टडी करने के लिए, तो इसके लिए इनके पोस्टुलेट को हम लोग कंसीडर करते हैं, ध्यान में रखते हैं और अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके ड्रॉबैक्स के बारे में। तो ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्या इनका क्या क्या कमी था? बहुत सारा कमी इनके थ्योरी में आया, इनके पोस्टुलेट्स में आया। जैसे फर्स्ट इन्होंने क्या बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड। नाउ वी कैन एटम्स कैन बी subdivided into इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो क्योंकि अब एटम को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उनका पहला पोस्टुलेट फेल, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटम को तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, तो इनकी बात गलत हो गई। सेकेंड पोस्टुलेट उन्होंने क्या बोला था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, लेकिन ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ क्या आइसोटोप्स, क्या हो गया, डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स जो है, ठीक है, उनका सेम एलिमेंट का जो भी एटम्स है उनका मास जो है वो सेम कंसीडर किया गया। तो इस तरह से उनका सेकंड पोस्टुलेट भी फेल हो गया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, अब ये क्या नाम है, यह आ गया आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा है पहले, क्या होता है आइसोटोप्स। तो जब तक आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं आएगा तब तक ये स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आया कि क्या बोल दिया उन्होंने, क्या गलत बोल दिया ये डाल्टन ने, ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट, कैसे ये कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आइसोटोप्स क्या होता है इसके बारे में पहले जानिए आप। आइसोटोप्स ये क्या होता है, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या होगा, सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसका मास नंबर भी सेम ही रहेगा। ठीक है, डाल्टन ने क्या बोल रखा था, डाल्टन ने ये बोला था कि किसी भी एलिमेंट का जितना भी एटम रहेगा वो सारा आइडेंटिकल रहेगा, यानी कि उसका मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टी सारे चीज सेम। लेकिन यहाँ पे क्या गलत हो गया, सेम ही एलिमेंट है लेकिन उसका मास नंबर सेम है, ये डिफरेंट है, तो बात तो गलत हो गई ना। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल से आप देखिए, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप्स आप देखते हो, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन में सबका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट, 16, 17 एंड 18, तो सबका मास नंबर अलग अलग। तो कहाँ से ये डाल्टन का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ पे सही हुआ, यहाँ पे गलत हो गया। उसी तरह से कार्बन का देखते हैं हम लोग, कार्बन 12 भी देखते हैं एग्जिस्टेंस में है, कार्बन 13, कार्बन 14, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर सबका 666 बट एटॉमिक या मास नंबर इज 12, 13 एंड 14, यानी कि मास नंबर क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है। हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन में हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 भी, 2 और 3, यानी कि 3 है, 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन में भी है। इसमें खास बात यह है कि जिसमें हाइड्रोजन का वैसा आइसोटोप्स जिसमें उसका मास 1 हो उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, प्रोटियम पढ़ते हैं, प्रोटियम। ठीक है, अगर मास नंबर 2 है तो उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। एंड जिसका मास नंबर 3 है उसको क्या बुलाएंगे, ट्रिटियम। ठीक है, ये जो है ड्यूटेरियम को हम लोग हेवी वाटर बुलाते हैं, हेवी वाटर बुलाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D2O। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स जो है हाइड्रोजन का अलग अलग नाम है इनका, प्रोटियम इन केस ऑफ 1 मास एंड ड्यूटेरियम इन केस ऑफ 2 मास एंड ट्रिटियम इन केस ऑफ 3 मास। एंड ड्यूटेरियम को और क्या बुलाते हैं, हेवी वाटर बुलाते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, D2O। ठीक है, अगर वीडियो में नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, D2O। दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख लो D2O, अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से उनका सेकंड पोस्टुलेट भी फेल कर गया। अब जो थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने क्या बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। तो उसमें भी क्या देख रहे हैं हम लोग कि जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। थर्ड है उनका क्या था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट may be same because of existence of isobars। आइसोबार्स के केस में क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर तो ये डिफरेंट रहेगा, यानी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास नंबर। ठीक है, तो आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर से आप जान लो क्या होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स में आप देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर क्या हो जाएगा उसका, सेम हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो
किसी भी ऐसे तो कोई भी बात जो है हवाई में उड़ जाएगी। एग्जाम्पल देख लो, सारी बात दिमाग में हट जाएगी। यहाँ पे देखो क्या देख रहे हो, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 20, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, लेकिन सबका मास क्या है 40 40 40। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो सबका डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन सबका मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। होना तो सबको चाहिए था डिफरेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट शुड बी डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, सबका मास सेम आ रहा है। तो यहाँ पे भी उनका पोस्टुलेट फेल कर गया भाई साहब का। अब जो है फोर्थ पोस्टुलेट क्या था, तो देखो उन्होंने क्या बोला था कि एटम्स जो है वो क्या करते हैं, हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट, लेकिन जो है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या देखते हैं इसमें कि हम जो है एटम्स जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं है। ठीक है, तो ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ड्यू टू existence of non-stoichiometric compound, atoms are not combined in simple whole number ratio, simple होल नंबर रेशियो में ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के केस में जो है एटम्स क्या है, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइंड नहीं है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे, सारे में एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे देखिए आयरन का ऑक्साइड, जिसमें क्या है आयरन जो है 0.93 इसका जो है परसेंटेज, और ऑक्सीजन वही कितना है, ये 100% में ये समझ सकते हो, वही यह है, ये कितना है इसका, यानी कि देख रहे हो फ्रैक्शन में है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये डेसिमल में है। क्या बोल रहा था उसमें कि क्या रहेगा, हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में, लेकिन सिंपल होल नंबर रेशियो में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। आयरन का ऑक्साइड 0.95, ठीक है, निकेल का ऑक्साइड 0.98। तो इस तरह का कंपाउंड भी एग्जिस्टेंस में है। ये जो है ये ऐसा क्यों होता है, तो आप क्लास 12 में जब पढ़ोगे सॉलिड स्टेट, ठीक है, तो उसमें पढ़ोगे क्या, डिफेक्ट्स। ठीक है, डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में, तो डिफेक्ट्स के वजह से ये क्या हो जाता है, ऐसा जो है एग्जिस्टेंस आता है किसी भी कंपाउंड्स का। ठीक है, जिसके वजह से कोई भी कंपाउंड्स जो है वो सिंपल होल रेशियो में, कोई भी कंपाउंड्स में जो भी एटम्स रहता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन नहीं हो पाता है, यानी कि उनका जो है इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है, इस तरह से वो अरेंज्ड होते हैं, कंबाइंड होते हैं। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट हम लोग जो करने वाले हैं वो है क्या कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये पढ़े हैं हम लोग कि डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन कुछ जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हम लोग एटम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था कि एटम्स कैन बी क्रिएटेड with the help of artificial रेडियो एक्टिविटी। एटम्स का फॉर्मेशन हम लोग कुछ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से करा सकते हैं। डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही निर्माण कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन कहाँ भाई साहब, यहाँ पे तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से उसको हम लोग निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी उनका पोस्टुलेट फेल कर गया। ठीक है, तो ये रहा उनका जो भी उन्होंने बोला था, वो जो है ड्रॉबैक्स के रूप में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब जो है आगे जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि एटम्स के बारे में, कि एटम्स का साइज क्या होगा। ठीक है, अब तो इन्होंने देख लिया कि एटम के बारे में तो स्टडी कर रहे हैं साइंटिस्ट,
और एटम्स की स्टडी के दौरान ही उन्होंने देखा कि क्या डाल्टन ने बोला और क्या उन्होंने कमी निकाल कर रख दिया, सारा का सारा पोस्टुलेट उनका फेल कर गया। तो अब जो है एटम के साइज के बारे में उन्होंने बताया कि एटम का साइज कितना होगा, कितना छोटा, बहुत छोटा होता है एटम, ठीक है। तो इनके साइज को, एटम के साइज को मापने के लिए उन्होंने क्या ये रखा, तो कि नैनो, इतना छोटा है कि इसको नैनोमीटर्स में उन्होंने मापना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम जो है वो एटम को देखने, क्योंकि एटम बहुत छोटा था, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट, हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि भाई जब एटम इतना छोटा है, ठीक है, तो उसकी स्टडी हम लोग क्यों कर रहे हैं, इतना छोटा है तो उसको निगलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो भी मैटर है, ठीक है, उनका फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, एटम ही है। किसी भी चीज के निर्माण में जो हमारा छोटा सबसे फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, एटम है। तो इसकी तो स्टडी करनी जरूरी है, ठीक है। तो क्योंकि पहले तो कुछ नहीं था कि एटम के बारे में ये उसका फोटोग्राफ ले सके, ताकि कितना छोटा है एटम उसके बारे में हम जान सके। लेकिन 1981 में जो है एक इंस्ट्रूमेंट आया जिसका कि नाम पड़ा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सके कि एटम्स के मतलब बहुत छोटा पार्टिकल का भी फोटोग्राफ जो है हम लोग लेने में सक्षम हो पाए, और इस तरह से जो है हम लोग डिफरेंट एटम्स के साइज को हम लोग जो है मेजर करना शुरू कर दिए, और उनका साइज जो है हम लोग क्या किस में मापे कि नैनोमीटर्स में, ठीक है। तो ये जो है वो हम लोग अगला लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।